बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ जी। तो हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जी। तो इसकी दो कंडीशंस हैं जी, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज डज नॉट चेंज इट्स ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है उसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन फोर्सेस लगने के बावजूद भी अगर वो चेंज नहीं होती, इसका मतलब हम उसको क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम का तवाज़ुन। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगी। अगर बॉडी रेस्ट में है, इज सेड टू बी इन स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह है कि उसमें जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, नेट फोर्स है वो जीरो होगी और वेलोसिटी जो v है वो भी जीरो होगी। ये याद रखिएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर बात हो रही है। यानी दो तरीके हो सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट का मतलब ये हुआ, आपने एग्जांपल भी देनी है साथ, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इज इन स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहां पे भी ये एग्जांपल देते हुए ख्याल कीजिएगा कि अगर वो बुक रेस्ट में है टेबल के ऊपर, तो जितना वेट टेबल जो बुक का है वो टेबल पे लग रहा है और उतनी फोर्स टेबल उस पर लगा रही है। लेकिन अगर कोई झोल मौजूद है और किसी वजह से बुक नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर ये कंडीशन हम नहीं बताएंगे। अगर आप फिजिकली ये चीज देखते हैं तब ये बात करेंगे आप कि अगर जो है वो बुक आपने टेबल के ऊपर रखी है और वो रेस्ट में, इसका मतलब है दो फोर्सेज इक्वल है। तो यहां दो फोर्सेज कौन सी हो सकती हैं? बुक का जो वेट है वो वर्टिकली नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब उतनी फोर्स जो है वो कौन लगा रहा है, उतनी फोर्स टेबल लगा रही है। इवन उसी बुक को आप अपने हाथ में रख लें, हाथ में पकड़ लें, हथेली पे रखें और हथेली अगर हाथ को नीचे लेके जाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि बुक का वेट ज्यादा है और जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसमें वो कम है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। तो नेट अगर वो उसकी वेलोसिटी जीरो है तो तब हम ये कहेंगे जो नेट फोर्स है उस पर जीरो है, और बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वेलोसिटी होगी लेकिन यूनिफॉर्म होगी। या एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों केसेस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। v जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, v यूनिफॉर्म है तब भी हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो उसका जीरो या कांस्टेंट है। A body in dynamic equilibrium when moving with constant speed along a straight line is called dynamic translational equilibrium. A paratrooper falling down with constant terminal velocity, ये देखें जब ऊपर से पैराशूट ओपन होने से पहले पर्सन जो है वो बहुत फास्ट नीचे आ रहा है, जैसे उसके अंदर इतनी हवा भर दी जाती है जितना उसका वेट है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, विच इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। उसके अंदर अब जो है ना लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, लेकिन कंडीशंस की बात हम यहां पे करेंगे जी। तो दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में होगी। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन का मतलब है, ये लाइन आपने याद रखनी है, अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। टोटल फोर्सेज जो एक्ट कर रही हैं उस पर, उन सब का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लें तो जो फोर्सेज एक्स कंपोनेंट में होगी उनका सम भी जीरो हो और जो वाई में हो उनका सम भी क्या हो, जीरो हो। अब ये कैसे होगा, उसके लिए ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। राइट वर्ड फोर्सेज आर टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड फोर्सेज आर टेकन एज नेगेटिव। ये रूल बना दिए गए हैं जी। तो इनका सम अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नेगेटिव था, इसको इधर ले हैं, तो राइट प्लस लेफ्ट टोटल फोर्सेज सम क्या हो गया, जीरो हो गया। अपवर्ड फोर्सेज जो है उनको आप पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्सेज को नेगेटिव लेंगे, उनका सम जो है ना वो भी क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो अगर आप अप्लाई होगी तो इसका मतलब उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, या तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जी। टोटल टार्क्स जो उसमें लग रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उनका सम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टोटल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। समटाइम ये होता है कि उसमें जो फोर्सेज लग रही हैं वो तो जीरो हैं, लेकिन और टार्क्स जो है ना वो जीरो नहीं है, तो उसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो टोटल इक्विलिब्रियम के लिए सेकंड कंडीशन जो है वो भी होल्ड होनी चाहिए। अ बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम हैविंग जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी रिमेन एट रेस्ट आर मूव्ड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं था, लीनियर एक्सेलरेशन था, और बॉडी मूव कर रही थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और बॉडी या तो रेस्ट में होगी या मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर
वेलोसिटी। और सिंपल वे से क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। ये मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर टेकन एज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आर टेकन एज पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से होंगे, जैसे क्लॉक की टिक टिक होती है इधर ये वाली डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है, और ये वाली कौन सी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अ डिस्क रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, इसका मतलब है वो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम मौजूद है जी। तो ये एक एग्जांपल से समझते हैं, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने एक जो है ना यहाँ पे ये एक मीटर रॉड ले लिया है, इसको एक वेज के ऊपर रखा है। अब जैसे ये रखूंगा तो ये देखें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इधर गिर जाए या इधर गिर जाए, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ये हिस्सा नीचे चला जाए ये हिस्सा ऊपर चला जाए। इसका मतलब है इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस ना हो, तो मुझे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बराबर करना होगा। तो वो कैसे बराबर करते हैं, टॉर्क में दो चीज़ें हैं, एक आर और एक एफ। एंगल तो यहाँ हम 90 डिग्री रख रहे हैं, तो आर और एफ का क्या मतलब हुआ कि सेंटर से ये हमारा यहाँ से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये देखें सेंटर से आर और एफ की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपकी कांस्टेंट हो। अगर आर ज्यादा है तो एफ कम कर दें, अगर एफ ज्यादा है तो आर कम कर दें। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे वेट लटका देता हूँ 2 kg, तो मैं इसको अगर आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको इसका वेट मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको kg वेट लिखा हुआ है जी। तो ये आर कितना है यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया 20 kg वेट जी। अब इधर भी जो है ना वो टॉर्क उसी फॉर्म में होना चाहिए। कैसे करेंगे, अब आपने आपके पास वेट कितना है 1 kg होता मैथ है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ जी भी साथ अप्लाई कर रहे हैं, उसको हमने एक तरह का कांस्टेंट लिया हुआ है जी। तो अगर यहाँ पे आपका वेट 1 kg की फॉर्म में है तो फिर आपको 20 करने के लिए आपको यहाँ पे इस वेट को 20 सेंटीमीटर पे रखना होगा, क्योंकि 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया 20। इसका मतलब है दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका इधर और इधर सेम आएगा। तो देखिए दोनों साइड पे आपने वेट भी लटका दिए हैं, उसके बावजूद जो है ना इसके अंदर ये बैलेंस में रहेगा, इसके अंदर रोटेशनल जो है ना वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ना ये नीचे गिरेगा ना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ क्यों, देखिए हालांकि वेट दोनों तरफ डिफरेंट है, लेकिन हमने क्या किया, हमने दोनों साइड पे टॉर्क को बराबर किया है। तो यहां से इस एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कैसे बराबर करते हैं। आर कम है तो इसको बढ़ा दें, आर ज्यादा है तो इसको कम कर दें, दोनों का प्रोडक्ट दोनों साइड पे क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ताकि दोनों साइड पे जो टॉर्क्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहां पे बैलेंस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। दिस इज ये एक एग्जांपल है आपके पास कि नेट टॉर्क जो है ना वो कैसे 0 होता है। तो ये दो आपके पास कंडीशंस थी, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ये कौन सी है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ये तमाम लाइंस ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।